गुड मॉर्निंग फैमिली, मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके में हम काम कर रहे हैं डे 18 पर। डे 17 तक ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अपने हर एक वीडियो में मैंने बताया कि ये एक पूरे 2000 क्वेश्चन की एक सीरीज है जिसके अंदर हमने बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम मेक श्योर कि आप जब इस पूरी सीरीज को कर लोगे तो डेफिनेटली आपको कई सारे क्वेश्चन जो है आपको अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई एम रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आप ये वीडियो किसी भी नंबर से देख रहे हो, यानी कि डे 18 पे हो, डे 17, डे 5, डे 6 पे हो, तो आप प्लीज़ डे 1 पे जाइए और डे 1 से सीक्वेंस में इस पूरी सीरीज को कीजिए, तभी आपके लिए थोड़ी वर्थफुल होगी। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो किसके द्वारा लिखित है ट्रेन टू पाकिस्तान? तो इसका आंसर है खुशवंत सिंह। कौन? खुशवंत सिंह। पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसेस में ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख के समझ जाइए कि ये पीसेस लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि पीसेस के अंदर जो क्वेश्चन है उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनका जो लिखने का तरीका होता है वो इतना लेंथी होता है और इतना थोड़ा सा टिपिकल होता है कि उसको क्वेश्चन को पढ़ने में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ते हैं। किस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके अंतर्गत संसद या विधान मंडलों को के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो दल को छोड़ देते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाएंगे। पहला पूछा जाएगा नॉर्मल, जैसे ग्रुप डी के अंदर कौन सा संविधान संशोधन जो है वो दल बदल के ऊपर कानून बनाता है या दल बदल के ऊपर अंकुश लगाता है, ये पूछा जाएगा ग्रुप डी के अंदर। कौन सा संविधान संशोधन दल बदल के ऊपर अंकुश लगाता है, ये पूछा जाएगा ग्रुप डी के अंदर। ग्रुप अगर क्या कहते हैं पीसेस के अंदर आएगा तो ऐसे ही आएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल पर अंकुश लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत संसद या जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं वो सदस्य जो चुनाव तो लड़ते हैं किसी पार्टी के अंतर्गत, किसी चुनाव चिन्ह के अंतर्गत, मगर बाद में क्या करते हैं, जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर क्या किया गया है, संविधान के द्वारा उस पर उसके ऊपर अंकुश लगाया गया है, उसके ऊपर रोक लगाई गई है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको क्या संविधान के द्वारा उसको क्या होगा, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से इतना पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके अंतर्गत ये सब कुछ रखा गया था। तो जो 92वां संविधान संशोधन था 1985, उसके अंतर्गत 10वीं सूची जोड़ी गई थी संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि 10वीं सूची किससे संबंधित है, तो 10वीं जो अनुसूची है वो संबंधित है आपके दल बदल के कानून से। और उसके अंतर्गत बताया गया था कि कोई भी सदस्य अगर किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ता है और जीतता है और उसके बाद अगर पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में चला जाता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन है? ये 92वां संविधान संशोधन है 1985 का। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन 1985। और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची इसके अंदर जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जन्मतिथि कब मनाई जाती है? तो यानी कि जो राष्ट्रीय महिला दिवस है जो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। ये बनाया कब जाता है? तो ये बनाया जाता है 13 फरवरी को। कब बनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, किसकी याद में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू जी की याद में बनाया जाता है। सरोजिनी नायडू से मेरे दिमाग में 2-3 क्वेश्चन आए, मैं बता देता हूँ। एक तो अगर आप क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो अध्यक्ष हुई थी? कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत के अंदर कौन सी महिला थी जो प्रथम महिला जो गवर्नर रही थी? ठीक है, कौन थी? वो भी सरोजिनी नायडू ही थी। किस स्टेट की थी? वो उत्तर प्रदेश स्टेट की थी। ठीक है, और अगर भारतीय महिला दिवस के बारे में बात की जाए तो भारतीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं भारतीय महिला दिवस। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। तो प्रवासी दिवस का हम सबको पता है कि जब महात्मा गांधी वापस इंडिया में आए थे तब उनके आने के ऊपर हमने ये क्या कहते हैं, ये दिवस मनाया जाने लगा था। किसे क्या कहते हैं? प्रवासी दिवस कहते हैं। कब मनाए थे? 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। और थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। थल सेना दिवस तो लास्ट टाइम भी आया था पीसेस के अंदर, राइट। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये जो डे वाले क्वेश्चन है ये ग्रुप डी के अंदर ही पूछे जा सकते हैं। ग्रुप डी के अंदर सिंगल क्वेश्चन आएंगे और पीसेस के अंदर ये
ऐसी है कि 4 ऑप्शन इधर हो गए, 4 ऑप्शन इधर हो गए, आपको मैच करना पड़ेगा। मगर ये क्वेश्चन जो है, ये दिवस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे पीसेस के बारे में बात करें, चाहे ग्रुप डी के बारे में बात करें, राइट। तो अच्छे से इसको करके जाना। और जो सेना वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेना का हो गया, आपका विश्व उपभोक्ता दिवस हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम 13 फरवरी को। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं हम राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। और हिंदी, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। और उसके बाद 15 जनवरी को मनाते हैं हम थल सेना दिवस। क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है कि टाइगर संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लागू किया गया था? तो एक प्रोजेक्ट लागू किया गया था। प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं, चलाया गया था, और प्रोजेक्ट संबंधित था टाइगर से, टाइगर के प्रोटेक्शन से। तो उसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो टाइगर के संरक्षण के लिए, टाइगरों को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लागू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, वो किस वर्ष चालू किया गया था? तो किस वर्ष लागू हुआ था? 1973 में। कब? 1973 में सरकार के द्वारा टाइगर के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को लागू किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था 1973 में। नेक्स्ट है, अग्नि निर्जा रोग का संबंध किस फसल से है? तो ये अग्नि निर्जा जो रोग है, ये इसका संबंध किस फसल से है? सेब से है। तो किसका रोग है अग्नि निर्जा? तो ये रोग है सेब का। किसका रोग है? सेब का रोग है अग्नि निर्जा। नेक्स्ट है कि लोनार झील जो ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है, भारत के किस राज्य में है? तो कहाँ पे है लोनार झील? ये है लोनार झील महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो ज्वालामुखी से बनी झील कहाँ पे है? अगर इनकेस क्वेश्चन आता है भारत आपका कि भारत में ज्वालामुखी के उद्गार से बनी झील कौन सी है? तो ज्वालामुखी के उद्गार से बनी झील आपकी लोनार झील ही है, और है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है उसकी। ये पूछा जा सकता है कि लोनार झील कहाँ पे है। ये जो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, तो एक ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोनार झील कहाँ पे है। आंसर रहेगा आपका महाराष्ट्र में। पीसेस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी के उद्गार से जो झील बनी है भारत में, वो कौन सी है? तो ज्वालामुखी उद्गार से जो झील बनी है वो कौन सी है? लोनार झील है। और लोनार झील है कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार के नारकोडम द्वीप प्रस्तुति ज्वालामुखी। अच्छा, ये क्वेश्चन आप ये कह रहा है कि जो अंडमान निकोबार के नारकोडम द्वीप है, वहाँ पे कौन सा ज्वालामुखी है? प्रस्तुत ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी? प्रस्तुत ज्वालामुखी। को क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो प्रस्तुत जो ज्वालामुखी है वो आपका अंडमान और निकोबार के नारकोडम द्वीप पे स्थित है, ठीक है। और एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पे है? वो आपका अंटार्कटिक महाद्वीप पे। कहाँ पे? अंटार्कटिक महाद्वीप पे है आपका एयरबस ज्वालामुखी। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार के नारकोडम पे कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? तो अंडमान निकोबार के नारकोडम द्वीप पे आपका प्रस्तुत ज्वालामुखी स्थित है। एयरबस ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे है? एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप पे है। कहाँ पे? अंटार्कटिका महाद्वीप पर है एयरबस ज्वालामुखी। और भारत के अंदर ज्वालामुखी से जो बनी झील है वो कौन सी है? वो लोनार झील है कहाँ पे? आपकी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है कि दुगवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो दुगवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? दुगवा जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? दुगवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। दुगवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था? तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके अंतर्गत जो भारत का जो शासन था, ठीक है, वो कंपनी जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसके हाथ से ले लिया गया था, और वो सीधा कहाँ चला गया था? जो ब्रिटिश क्राउन है, ठीक है, जो ब्रिटेन की जो महारानी थी उनके हाथ में वो चला गया था। तो कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद ऐसा हुआ था कि जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था, और उसकी जो पावर्स है, उसके जो अधिकार है, वो किसने ले लिए थे? ब्रिटिश क्राउन ने ले लिए थे। कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम 1858। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट है कि डेविस जल संधि किन दो स्थानों को आपस में अलग करती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जल संधि होती है वो क्या करती है? वो जल संधि क्या होती है? वो क्या करती है?
पानी को तो मिलाती है और जो स्थान होता है उनको क्या करती है, अलग करती है। तो डेविस जल संधि के बारे में बात करें तो डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है। कहाँ पे? ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है घुमा के कि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन सी जल संधि है? तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि है। कौन सी? डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। डेनमार्क जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, हमने पहले भी किया था। डेनमार्क जल संधि कहाँ पे है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। और डेनमार्क जल संधि जो है वो उत्तरी अटलांटिक और आंटार्कटिक महासागर के मध्य में है, यानी कि उत्तरी अटलांटिक और आंटार्कटिक महासागर को आपस में मिलाती है डेनमार्क जल संधि। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कौन है? डेनमार्क जल संधि। मगर अगर डेविस आपकी आएगी बात डेविस जल संधि की, तो वो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। कहाँ पे? ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है डेविस जल संधि। जल संधि से संबंधित मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसके अंदर मैंने कुछ कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करके प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ से आप इसको कवर करना, क्योंकि वहाँ पे मैंने मैप के माध्यम से समझाया है। आपको मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मैं कहाँ किस जगह के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच के बारे में बात आती है, तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में आपकी डेविस जल संधि आती है। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच के बारे में बात आती है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आपकी डेनमार्क की जल संधि आती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति का वर्णन है? तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है कि जो राष्ट्रपति है, जो आपका प्रेसिडेंट है, उससे कार्यकारी शक्ति उसमें निहित है। तो कौन सा है? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 बताता है कि अनुच्छेद 53 क्या बताता है? कि राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्ति है उसके बारे में बताता है। क्या बताता है? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है अनुच्छेद 53। नेक्स्ट है अंकोर वाट मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो अंकोर वाट जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है कहाँ पे? कंबोडिया में है। और कौन से भगवान से संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है घूम के, ऐसे भी आ सकता है कि अंकोर वाट जो मंदिर है वो कहाँ पे है? तो अंकोर वाट जो मंदिर है वो आपका कंबोडिया में है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे? कंबोडिया में है। क्वेश्चन आएगा कि अंकोर वाट मंदिर जो, या ऐसे है कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर जो है उसका संबंध किस भगवान से है? तो उसका संबंध किस भगवान से है? भगवान विष्णु से है। किस धर्म से है? तो जाहिर सी बात है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में है और भगवान विष्णु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य की जो लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। कौन सा? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है मनुष्य की लार में। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है मनुष्य की लार में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइंस का है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीएस क्या कहते हैं, ग्रुप डी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य की लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है मनुष्य की लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो आईएएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला अन्ना जॉर्ज। कौन थी? अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज जो थी भारत की पहली आईएएस महिला थी। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। मैंने पहले भी कवर किया था। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी। कौन थी? सुचित्रा कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी अरुंधति रॉय। कौन थी? अरुंधति रॉय द्वारा बुकर पुरस्कार जीता गया था। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन रही है? तो उच्च न्यायालय की पहली प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी? न्यायमूर्ति लीला सेठ। कौन थी? न्यायमूर्ति लीला सेठ हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई थी। और अगर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात आती है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश थी, पहली महिला न्यायाधीश, वो थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है। उच्च न्यायालय की कौन थी? उच्च न्यायालय में कौन थी मुख्य न्यायाधीश? तो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी न्यायमूर्ति लीला सेठ। बुकर पुरस्कार प्राप्त जो पहली महिला कौन सी? अरुंधति रॉय। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की थी। और प्रथम महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की थी। और पहली महिला आईएएस कौन थी? अन्ना जॉर्ज। कौन थी? अन्ना जॉर्ज। और पहली महिला आईपीएस कौन थी? वो हम सब जानते हैं, किरण बेदी। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के किस आक्रमण को उसके मूर्तिवाद विरुद्ध
में पहली महत्वपूर्ण जीत आएगी। क्वेश्चन करना चाहता है यहाँ पे कि महमूद गजनवी का कौन सा ऐसा आक्रमण था जो जिसको क्या कहते हैं मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत बताई जाती है। तो महमूद गजनवी क्या करता था, कहीं भी जाता था आक्रमण करता था और मूर्तियों को बिल्कुल ध्वस्त कर देता था। बहुत सारे इंडिया के अंदर बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो कि बहुत प्राचीन थे और उन्होंने उसकी काफ़ी मूर्तियों को ध्वस्त किया था। आज भी उससे कुछ साक्ष्य मिलते हैं, देखा गया है, ठीक है। और बहुत ही सुंदरता से बनाए गए थे क्योंकि पहले की जो कला थी बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि की थी। मगर कुछ लोग इन जैसे कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया हमारे इसको, और अब जो रह गया है, जो शेष भाग रह चुका है, वो बहुत ही खंडर के रूप में रह चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि महमूद गजनवी द्वारा जो आक्रमण हुए थे उसका कौन सा आक्रमण है जिसको मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली उसकी महत्वपूर्ण जीत बताई गई है। तो जो 1008 में उसने जो नगर कोट का जो आक्रमण किया था, इस नगर कोट के आक्रमण को उसके मूर्तिवाद के विरुद्ध की पहली जीत बताई जाती है। पीसेस के लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसेस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी का कौन सा ऐसा आक्रमण है जिसको मूर्तिवाद के विरुद्ध उसकी पहली जीत बताई गई है। तो 1008 का जो नगर कोट का आक्रमण था, 1008 का नगर कोट का जो आक्रमण था उसको महमूद गजनवी की मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत बताई गई है। नेक्स्ट है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो कब किया था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1775 में किया था। 1175 में किया था। कब किया था? 1175 में किया था और मुल्तान के विरुद्ध किया था। इसमें गोरी की जीत हुई थी। ये जो मैंने पूरा नाम लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार ग्रुप डी के अंदर एक क्वेश्चन मैंने देखे पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी सुल्तान के बारे में पूछा जाएगा कि इसका पूरा नाम क्या था, इसका या इसका पहला का नाम क्या था, या इसका रियल नेम क्या था, इसका मूल नेम क्या था। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा नाम लिखा है। मोहम्मद जो गोरी है इसका पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसको ऐसे ही याद रखना ताकि आपके मुंह पे ये चढ़ जाए कि क्या नाम है इसका, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इनके से क्वेश्चन आ जाए तो आप फटाक से उसको ठीक कर सके। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद जो गोरी था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1175 में किया था। कब किया था? 1175 में किया था। किया कहाँ पे था? मुल्तान में किया था। कहाँ पे किया था? मुल्तान में किया था। और किसके विरुद्ध था ये? गोरी। इसमें क्या होता है, जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जो जीत हुई थी गोरी की हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाते हैं विश्व एड्स दिवस? हम मनाते हैं 1 दिसंबर को। थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग ढंग से नहीं हुई इसकी, ठीक है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं हम? 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। झंडा दिवस कब मनाते हैं? झंडा दिवस मनाते हैं हम 7 दिसंबर को। और झंडा दिवस तो क्या कहते हैं? सशस्त्र बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सशस्त्र बल भी कहते हैं। सशस्त्र बल दिवस या झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। तो बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा से रिपीट करते हैं। विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। नौसेना दिवस मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। झंडा दिवस मनाते हैं हम 7 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं हम 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस को मनाते हैं 10 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग सुशासन दिवस। कब मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद के हुए। नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो कई बार एग्जाम में पूछी गई है और सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती है। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। गीता रहस्य की किसकी रचना है? तो गीता रहस्य रचना है बाल गंगाधर तिलक की। और यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है पंचायत राज और नगर पालिका किस परियोजना के अंतर्गत लागू किया गया था। तो पंचायती राज जो है और नगर पालिका है ये किस परियोजना के अंतर्गत लागू किया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू किया गया था। 1992 से 1997 के बीच में चली थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक से लिखा नहीं है यहाँ पे। तो क्वेश्चन यही होना चाहिए था कि पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिका ये जो थी ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल की गई थी। तो पंचायती राज और नगर पालिका जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। और कब का टाइम पीरियड था? 1992 से 1997 के बीच का टाइम पीरियड था।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। तो अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के अंदर महान्यायवादी की क्या कहती है व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है आशुतोष जो कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो ये ट्रॉफी है, कप है, तो किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो आशुतोष कप हो गया, फीफा कप हो गया, संतोष कप ट्रॉफी हो गया, डूरेंट कप हो गया। ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। दोबारा रिपीट करता हूँ, आशुतोष कप है, फीफा कप है, संतोष ट्रॉफी है और डूरेंट कप है। आशुतोष कप, फीफा कप, संतोष ट्रॉफी और डूरेंट कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो कहाँ पे है? कोलकाता में है। कहाँ पे? कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है हेनसन रोग किस रोग को कहते हैं। तो हेनसन रोग जो है वो हेनसन रोग किस रोग को कहते हैं? कुष्ठ रोग को कहते हैं। किसको कहते हैं? कुष्ठ रोग को कहते हैं। लिप्रोपेसी जो रोग होता है उसको कहते हैं कुष्ठ रोग। इंग्लिश में लिप्रोपेसी कहते हैं, हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं। और कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? हेनसन रोग भी है। डिसीज से क्वेश्चन कई बार देखे गया कि पूछे गए हैं, चाहे वो पीसीएस लेवल हो चाहे आपका ग्रुप डी हो। तो डिसीज से क्वेश्चन भी आते हैं, उसको ध्यान से रख के जाना। चाहे टीके का आविष्कार किसने किया था वो पूछा जा सकता है, या किस डिसीज से क्या 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 कौन सा तंत्र, कौन सी जो भाग है वो प्रभावित होता है, या ये पूछा जा सकता है कि किस चीज़ में, किस फल में, किस सब्जी में कौन सा रोग पाया जाता है। तो अगर हेनसन रोग के बारे में बात करें तो हेनसन रोग को कुष्ठ रोग भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में लेप्रोसी भी कहते हैं। और इससे अंग कौन सा प्रभावित होता है? इससे त्वचा और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हेनसन रोग से या कुष्ठ रोग से क्या प्रभावित होता है? कुष्ठ रोग होता है ना जिसमें शरीर पे दाग पड़ जाते हैं, तो कुष्ठ रोग से क्या प्रभावित होता है? त्वचा प्रभावित होती है और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और कुष्ठ रोग को लेप्रोपेसी भी कहते हैं और उसको हेनसन रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो कौन सा पहला वैज्ञानिक था जिसने ये बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूमती है? तो निकोलस कोपरनिकस। कौन था? निकोलस कोपरनिकस ने बताया था, जो कहाँ से संबंध रखते थे? पोलैंड से संबंध रखते थे। उन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट है कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसे क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं। इससे क्या, और जीएसटी होता है क्या? एक अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? जीएसटी का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीरियसली, चाहे वो ग्रुप डी के बारे में हो चाहे आप पीसीएस के बारे में बात करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जीएसटी होता है, जो अप्रत्यक्ष कर होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट है कि स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा डे। कौन है? शोभा डे। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। और होम एंड द वर्ल्ड के लेखक कौन है? होम एंड द वर्ल्ड के लेखक है अमर्त्य सेन। तो स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? शोभा डे। स्पीड पोस्ट शोभा डे। मालगुडी डेज आर के नारायण। मालगुडी डेज आर के नारायण। और होम एंड द वर्ल्ड अमर्त्य सेन। होम एंड द वर्ल्ड अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं, कि टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेबीज के जो टीके थे उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। कृत्रिम जीव का आविष्कार किसने किया था? तो कृत्रिम जीन का आविष्कार किया गया था हरगोबिंद खुराना के द्वारा। किसके द्वारा? हरगोबिंद खुराना के द्वारा किया गया था कृत्रिम जीन का आविष्कार। हैजे का टीके का किसने आविष्कार किया था? रॉबर्ट कोच ने। और चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, रेबीज के टीके का आविष्कार लुई पाश्चर, कृत्रिम जीन का आविष्कार हरगोबिंद खुराना, हैजे के टीके का आविष्कार रॉबर्ट कोच, और चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध है टमाटर से। किससे? टमाटर से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर से है। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध है जूट के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से। और बादामी क्रांति का संबंध आपका मसालों से। क्रांति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे पीसीएस लेवल का एग्जाम हो चाहे ग्रुप डी का हो, वहाँ पे देखा गया इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ग्रुप डी में सिंपल एक क्वेश्चन आ जाएगा, पीसीएस में मैचिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, मगर ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है, गोल क्रांति का संबंध आपका आलू से है, स्वर्ण क्रांति का संबंध जूट के उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति का संबंध फल के उत्पादन से है, और बादामी क्रांति का संबंध आपका मसालों के उत्पादन से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दुलहस्ती बांध परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो दुलहस्ती बांध परियोजना किस नदी से संबंधित है? चिनाब नदी से। कौन सी नदी से संबंधित है दुलहस्ती बांध परियोजना? चुनाव नदी से संबंधित है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में हम और भी जितनी भी इसकी परियोजना उसको करते हैं। दुलहस्ती बांध परियोजना चुनाव नदी जम्मू कश्मीर, सलाल बांध परियोजना चुनाव नदी जम्मू कश्मीर, बगलिहार बांध परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, उरी बांध परियोजना झेलम नदी और जम्मू कश्मीर। यानी कि दुलहस्ती बांध परियोजना, सलाल बांध परियोजना, बलिहार बांध और उरी बांध कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती बांध परियोजना, सलार बांध, बगलिहार बांध और उरी बांध कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती बांध आपका कहाँ? दुलहस्ती बांध, सलार बांध और बगलिहार बांध चिनाब नदी पे। दुलहस्ती बांध, बगलियार बांध और सलार बांध कहाँ पे है? चिनाब नदी पे। और उरी बांध कहाँ पे? झेलम नदी। उरी बांध जो है वो इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन में पहले भी देखा गया है, ये पास्ट में ये क्वेश्चन में आया था। तो उरी बांध कहाँ पे है? उरी बांध आपका जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी पे है। उरी बांध कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर की झेलम नदी पे है। दुलहस्ती बांध, सलार बांध और बगलियार बांध कहाँ है? चिनाब नदी पे है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती बांध, सलार बांध और बगलियार बांध कहाँ पे? चुनाव नदी पे है और कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन किस वर्ष गाया गया था? तो कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। कब गाया था? 1911 में गाया गया था और कोलकाता कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था 1911 में पहली बार जनगण मन को। रचयिता कौन है जनगण मन के? रविंद्रनाथ टैगोर। और किस भाषा में गाया गया था? बांग्ला भाषा में गाया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसको भी लिखा है, ठीक है। और कौन सी भाषा में लिखा है? बांग्ला भाषा में ही लिखा है। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के साथ आए अरबी लेखक अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक जिसमें भारत के धर्म, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों और सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है। तो कौन सी है? तो लैंग्वेज थोड़ी टफ है इसलिए ये पीसेस के लेवल में आएगा। और अगर ये ग्रुप डी में आता है तो सीधा पूछी जाएगी कि अल-बरूनी द्वारा जो पुस्तक लिखित है वो कौन सी है, ठीक है। ग्रुप डी में सिर्फ इतना पूछेगी कि जो अरबी लेखक अल-बरूनी है इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। पीसेस के अंदर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि महमूद गजनवी के साथ आए हुए जो अरबी लेखक थे अल-बरूनी, उन्होंने जो कौन सी ऐसी पुस्तक लिखी है जिसमें भारत के धर्म, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों और सामाजिक जितने भी जीवन है उनका वर्णन मिलता है। तो कौन सी पुस्तक है? किताब उल हिंद। कौन सी? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी है। उनके द्वारा इस पुस्तक में लिखा गया है कि तो भारत के जितने भी धर्म हैं, त्योहार है, जो विज्ञान है, खगोल है, इनके बारे में बताया गया है। इन केस अगर क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, जैसे मुझे यहाँ थोड़ा समझ आया कि ये क्वेश्चन आ सकता है पीसेस के अंदर कि महमूद गजनवी के द्वारा भारत में कौन कौन आया था। तो महमूद गजनवी के साथ भारत में कौन कौन आया था? तो ऑप्शन में एक ऑप्शन गलत होगा, तो आपको टिक करना पड़ेगा कौन सा गलत होगा। तो महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? अरबी लेखक अल-बरूनी। किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के साथ आए थे। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी हो सकती है कि अरबी लेखक अल-बरूनी अल-बरूनी किसके साथ में भारत आए थे? तो अरबी लेखक जो अल-बरूनी है ये महमूद गजनवी के साथ भारत में आए थे। अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत में आए थे? तो अरबी लेखक अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत में आए थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताब हिंद या तहकीक हिंद, जिसके अंदर भारत के अंदर धर्म और त्योहार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के खगोल विज्ञान के बारे में इसका वर्णन मिलता है। तो किताब उल हिंद के रचयिता है आपका अल-बरूनी, एक अरबी लेखक है और किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के साथ भारत में आए थे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच आपको साथ देने के लिए, और इस वीडियो को अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। राइट, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ कि आप किसी भी डे से स्टार्ट करते हैं मगर आप डे 1 पे जाइए, वहाँ से सीरीज़ को पूरे अच्छे से गो थ्रू कीजिए, तभी आपके लिए सीरीज पूरी की वर्थफुल होगी। राइट, और डेफिनेटली आपको कई सारे क्वेश्चन ये इसके आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, तब तक अपने घर वालों का ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।